क्या इस्लाम मुसलमानों को गरीब बना रहा है? द आंसर इज यस। क्या इस्लाम इन फ्यूचर मुसलमानों को गरीब ही रखेगा? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज यस। दुनिया की कुल पॉपुलेशन में से 21% लोग मुस्लिम हैं, फिर भी उनके पास सिर्फ 5% ग्लोबल वेल्थ क्यों है? दुनिया के 40% मुस्लिम पॉवर्टी लाइन के नीचे क्यों जी रहे हैं, जबकि उनके एंसेस्टर्स कभी साइंस, मेडिसिन और ट्रेड में पूरी दुनिया का नेतृत्व करते थे। जिस पावरफुल रिलीजन ने एक गोल्डन एज बनाया, वही आज इकोनॉमिकली फेल क्यों है? ये फेथ की स्टोरी नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस, लॉ, लीडरशिप और उस पल की स्टोरी है जब रिलीजन ने इवॉल्व होना बंद कर दिया। अपने आप में ही अंदर-अंदर डेवलप होना बंद कर दिया। सो वेलकम टू द रियल रीजन व्हाई इस्लाम लीड्स टू पॉवर्टी। नंबर से शुरुआत करते हैं क्योंकि नंबर झूठ नहीं बोलते। ज़्यादातर लोग सुनना नहीं चाहते, लेकिन सच तो नंबर्स में ही है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी के 57 मेंबर्स कंट्रीज में से 80% से ज़्यादा लोग लो इनकम या मिडल इनकम है। सिर्फ 11 कंट्रीज ऐसी है जो हाई इनकम कैटेगरीज में आती है, और उनमें भी ज़्यादातर ऑयल मनी की वजह से। ये अंडर परफॉर्मेंस नहीं है, ये कोलैप्स लेवल पॉवर्टी है जो करीब 1.8 बिलियन लोगों में फैली हुई है। अगर गल्फ कंट्रीज के पेट्रो डॉलर्स को अलग कर दें, तो बाकी सिविलाइजेशन इकोनॉमिक फ्री फॉल में है। आज दुनिया के 40% मुस्लिम दिन के $3 कमा रहे हैं, मतलब ₹300 और उससे भी कम। और ये सिर्फ पैसा नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर का और होप का संकट है। कतार और यूएई की वजह से ऑयल की वजह से ऊपर है, लेकिन इजिप्ट, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे लोग जहाँ पर करोड़ों मुसलमान रहते हैं, बेयरली सबसिस्टेंस लेवल पर अटके हुए हैं। अब सिंगापुर की बात करते हैं। सिंगापुर कोई तेल नहीं बेचता है, वहाँ पे कोई इस्लामिक लॉ नहीं है, सिर्फ 6 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन पूरे मुस्लिम रिलीजन से भी ज़्यादा जीडीपी प्रोड्यूस करता है। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं था। असल में सैकड़ों साल तक इस्लामिक वर्ल्ड दुनिया के सबसे अमीर और एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी। तो फिर ऐसा क्या हुआ? कुछ ही सदियों में दुनिया की सबसे वेल्दी सिविलाइजेशन सबसे गरीब में से एक कैसे बन गई? इसका जवाब पैसों में नहीं है, इसका जवाब है माइंडसेट में। 8वीं से 12वीं सदी तक इस्लामिक वर्ल्ड एक ग्लोबल सुपर पावर था। बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा सिटी था जिसमें स्ट्रीट लाइट्स थी, लाइब्रेरीज थी, यूनिवर्सिटीज थी। उस समय लंदन कीचड़ में फंसा हुआ एक गांव था। मुस्लिम स्कॉलर्स ने अलजेब्रा दिया, एल्गोरिदम दिए। जीरो का इन्वेंशन इंडिया में हुआ था, लेकिन उस कॉन्सेप्ट को फैलाने वाले मुस्लिम्स थे। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री में यूरोप से सैकड़ों साल वो आगे थे। इस्लामिक मर्चेंट स्पेन से लेके इंडिया तक ट्रेड राउट्स कंट्रोल करते थे। हज दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड फेयर था, ना कि एक रिलीजियस प्लेस। लगभग 1000 एडी के आसपास मिडल ईस्ट अकेले दुनिया का करीब 10% ग्लोबल जीडीपी प्रोड्यूस करता था। उस दौर में मुस्लिम कंट्री का मतलब था प्रॉस्पेरिटी, इनोवेशन और पावर। फिर ये सिविलाइजेशन धीरे-धीरे फ्रीज क्यों हो गई? जवाब है चॉइसेस। एलिट्स के फैसले, धर्मगुरु द्वारा लगाए गए रूल्स और लॉ में परमानेंटली जकड़े हुए आइडियाज। गोल्डन एज में मुस्लिम स्कॉलर्स रैशनल इंक्वायरी को एक्सेप्ट करते थे, अब नहीं करते। लेकिन 12वीं सदी में अशारी थियोलॉजी डोमिनेंट हो गई। उनका मानना था घटनाएं नेचुरल लॉ से नहीं बल्कि हर पल अल्लाह की विल से होती है। जैसे केमिस्ट्री से आग नहीं जलती, वो जलती है क्योंकि अल्लाह अभी ऐसा चाहता है। इसी समय यूरोप में साइंटिफिक मेथड विकसित हो रहा था कि नेचर कंसिस्टेंट लॉ फॉलो करती है और उसे हम लोग डिस्कवर कर सकते हैं। एक सिविलाइजेशन टेलीस्कोप और स्टीम इंजन बना रही थी और दूसरी सिविलाइजेशन ये डिबेट कर रही थी कि तारों का अध्ययन अल्लाह की सॉवरेनिटी के खिलाफ है या नहीं। यही फिलोसॉफिकल स्प्लिट आगे सब कुछ तय कर गया, तबाह कर गया। लेकिन थियोलॉजी ही अकेला कारण नहीं थी। इस्लामिक इनहेरिटेंस लॉ के अनुसार किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसकी वेल्थ उसके बच्चों में, उसकी पत्नियों में और उसकी पेरेंट्स में बाँटी जाती थी। अमीर अमीर मर्चेंट्स की कई पत्नियाँ होती थी और कई बच्चे होते थे। रिजल्ट, पूरा बिज़नेस एम्पायर एक ही जनरेशन में टूट जाता था।
कंपनी इंटैक्ट अगली पीढ़ी को नहीं दी जा सकती थी। हर जनरेशन को फिर से ज़ीरो से शुरू करना पड़ता था। रिज़ल्ट बिज़नेस छोटे रहे और शॉर्ट लिव्ड रहे। उसी समय यूरोप ने कॉर्पोरेशन इन्वेंट की, जो फाउंडर की मौत के बाद भी ज़िंदा रहती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी आप देखिए 1602 की है। पहली पब्लिकली ट्रेडेड कॉर्पोरेशन थी। वो इमॉर्टल थी, स्केलेबल थी। मुस्लिम मर्चेंट के पास स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, कॉर्पोरेशन पर्सनहुड नहीं था। 1800 तक ओटोमन इकोनॉमी पर ग्रीक्स, अमेरिकन, जूस और यूरोपियन का कंट्रोल था। इस्लामिक वर्ल्ड ने अपनी इकोनॉमी आउटसोर्स कर दी। इंटरेस्ट बैंक की वजह से मॉडर्न बैंकिंग डेवलप नहीं हो पाई। यूरोप में 1700 में 5% इंटरेस्ट पर लोन मिलते थे। ओटोमन बिजनेस को 20% पर शैडो लेंडर से लेना पड़ता था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आई और इस्लामिक वर्ल्ड 500 साल पुरानी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहा था। 1700 तक कॉलोनी शुरू होने से पहले ही मिडल ईस्ट का ग्लोबल जीडीपी शेयर कोलैप्स हो चुका था, जो 10% के करीब करीब था। अब किसी ने उनको एक्सप्लॉइट किया क्या? नहीं। ये इंस्टीट्यूशनल फेल्योर था। और जब इकोनॉमी सड़ती है तो स्टेट भी सड़ जाती है, देश भी सड़ते हैं। जो सत्ता में थे और जो रिलीजियस धर्मगुरु थे, उनके बीच में एक डील हुई कि सत्ता के लोग लॉ को एनफोर्स करेंगे और धर्मगुरु सत्ता को डिवाइन लेजिटिमेसी देंगे। एजुकेशन, लॉ, कल्चर सब कुछ धर्मगुरु के कंट्रोल में चले गया। प्रिंटिंग प्रेस को 200 साल तक बैन रखा गया क्योंकि धर्मगुरु मोनोपोली चाहते थे। साइंस को सस्पेक्ट माना गया, इनोवेशन को डेंजरस माना गया और रिजल्ट 1700 तक मुस्लिम वर्ल्ड ने इनोवेशन की इच्छा ही खो दी। आज नंबर साफ है। इसराइल आप देखिए, सिर्फ 9.5 मिलियन लोग पूरे अरब वर्ल्ड से ज्यादा साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश करता है और मुस्लिम लेस देन 1%। जूस मोर देन 20%। टैलेंट तो मौजूद है, लेकिन इंफ्रा है क्या? नहीं। आज 21st सेंचुरी में 45 प्लस आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स मिडल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में ही है। 90% लोग ऑथोरिटेरियन रिजिम से रिजिम के नीचे जी रहे। मेरिट नहीं, कनेक्शन चलते हैं। पीएचडी होल्डर, जो मुस्लिम पीएचडी होल्डर्स है वो चाय बेच रहे, जो मुस्लिम इंजीनियर्स है वो उबर चलाते हैं। आप देखिए वुमन, वुमन लेवल का पार्टिसिपेशन पार्टिसिपेशन इसमें सिर्फ 20% है। आईएमएफ कहता है कि अगर वुमन पार्टिसिपेट करना चालू कर दे, वो जॉब करे या वो बिजनेस करे, तो उनकी जीडीपी करीब करीब 47% से बढ़ सकती है। यानी कि आधी इकोनॉमी को मुसलमानों ने ऑलरेडी लॉक करके रख दिए। पैसा स्कूल पर नहीं, मिसाइल्स पर खर्च हो रहा है। लेकिन आखिर में सच्चाई ये है कि इस्लाम पॉवर्टी पैदा नहीं करता, इस्लाम में मौजूद फ्रोजन इंस्टीट्यूट्स पॉवर्टी पैदा करते हैं। इस्लामिक गोल्डन एज इसलिए एग्जिस्ट करता था क्योंकि तब ओपननेस थी। लोग बोलते थे तो ये सुनते थे। क्यूरियोसिटी थी तो इनोवेशंस होते थे और अडेप्टेबिलिटी थी, इसीलिए चेंजेस हो सकते थे। आज मुस्लिम वर्ल्ड के पास एक चॉइस है, या तो आप अपने आप को रिफॉर्म करो या तो कोलैप्स को एक्सेप्ट करो। हिस्ट्री क्लियर है। फेथ सर्वाइव्स बाय इवोल्यूशन, सिविलाइजेशंस सर्वाइव बाय एडाप्शन। अब सवाल आपके लिए ये है कि क्या मुसलमान दूसरा गोल्डन एज देख पाएंगे? क्या ये संभव है? आप प्लीज कमेंट्स में बताइए।